तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसका भी मैं नोट्स के साथ वन शॉट डालूंगी, लेकिन सबसे पहले हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, जिससे एग्ज़ाम जो है अभी फेब में, तो हम ये कर सके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, सो दैट मार्क्स ना कटे एंड लास्ट टाइम पे हम वन शॉट करें, सो दैट हमारा रिविजन होता चला जाए। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, सी मैटर क्या होता है? मैटर होता है जो भी चीज़ हमारे अराउंड है, एनीथिंग विच इज़ अराउंड अस, और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे साइड में एक बॉटल रखी है, तो बॉटल के पास कुछ वॉल्यूम है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो वो चीज़ मैटर है। तो हमारे अराउंड सारी चीज़ क्या है? मैटर है। सो जब भी हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। डिफरेंट शेप्स होती है, डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं। डिफरेंट शेप्स होती है, कोई सर्कल, कोई रेक्टेंगल, कोई अजीब सी शेप के होते हैं, मतलब हर एक डिफरेंट शेप के होते हैं। और हर एक चीज़ इस यूनिवर्स में कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी हुई है, जिसका साइंटिस्ट ने नेम दिया मैटर। वो एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, वो फूड जो हम खाते हैं, जितने भी स्टोन्स मतलब पत्थर, बादल, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, और अगर हम बात करेंगे एक वाटर की छोटी सी ड्रॉप की भी ना, हम उसे देख सकते हैं बेसिकली वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो वो क्या है? मैटर आ जाता है। सी, ये बात बहुत ध्यान रखना दैट एयर भी एक मैटर में आती है। Okay, so we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space, that वो space को occupy करती है और उनकी mass होता है। So in other words, they have both mass and volume. So the things which occupy space and have mass and volume are known as matter. Now since earlier times, बहुत पहले के टाइम से ना ह्यूमन बींग्स इस हमारी सराउंडिंग्स को अंडरस्टैंड समझने की कोशिश कर रहे थे। तो जो हमारे पुराने फिलोसफर्स थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में, 5 एलिमेंट्स में, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं, उसमें क्लासिफाइड कर दिया है, जो कि है एयर मतलब हवा, अर्थ मतलब पृथ्वी, फायर मतलब आग, स्काई मतलब आपका आसमान, और वाटर क्या आ जाते हैं? पानी। जो ये पंच तत्व है, तो अकॉर्डिंग टू देम जितनी भी लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग है, वो सिर्फ इन 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है। ठीक है, जो एशियन मतलब पुराने ग्रीक फिलोसफर्स हैं, वो भी कुछ इसी क्लासिफिकेशन में आए थे, अक्रॉस आए थे। सो मुझे, और अगर मॉडर्न डे साइंटिस्ट की बात करें, तो उन्होंने 2 टाइप की क्लासिफिकेशन कर दी है बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमारी 4 प्रॉपर्टीज आ जाएगी। सबसे पहले, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये बात बहुत याद रखने की है दैट मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जो कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा, एटम्स होते हैं। सो फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग टू द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that the matter was made up of particles like sand. 2 ग्रुप थे, 2 स्कूल्स थे, जिनके बीच में डिस्कशन लगा रहता था। एक स्कूल बिलीव करता था दैट मैटर जो है कंटिन्यूस है, जैसे एक वुड होता है, और एक जो दूसरा स्कूल था वो बिलीव करता था दैट मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे सैंड छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, और ये कैसे कंक्लूड हुआ? एक एक्टिविटी के थ्रू हुआ। तो सबसे पहले इन्होंने एक बीकर लिया, 100 मिलीलीटर का बीकर लिया, उस पर इन्होंने हाफ बीकर को पानी से भर दिया, और उस पर या तो आप सॉल्ट डालो या नमक डालो या शुगर डालो, मतलब चीनी डालो, और उसे हमने क्या कर दिया? वो कर दिया, घुमा दिया। ठीक है, तो क्या आप वाटर लेवल में चेंज नोटिस करोगे? वो कहाँ पर डिसअपियर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दैट उसका जो लेवल होगा ना, वो राइज नहीं होगा। क्यों राइज नहीं होगा? क्योंकि जो शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स है, सी, हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी, और 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी होती है? जस्ट अ मिनट। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये मेरा वाटर है। वाटर में हमें पता है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इतने पास भी नहीं होते, इतने दूर भी नहीं होते, मॉडरेट होते हैं, है ना। तो ये जो इसके बीच के पार्टिकल्स थे, ठीक है, वाटर के बीच के पार्टिकल्स थे, उसके बीच में क्या चले गए थे? ये पार्टिकल शुगर और सॉल्ट के चले गए थे, तो इसलिए जो लेवल था वाटर का, इट डिडंट राइज। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, जो कहता है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। तो देखो, ये जब पार्टिकल्स हैं बहुत स्मॉल होते हैं, ये हमारी इमेजिनेशन से भी स्मॉल होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए भी इन्होंने एक एक्टिविटी कर रखी है। इन्होंने क्या लिया? एक बीकर लिया, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर इसमें डाला, और उसमें 2-3 क्रिस्टल्स डाल दिए पोटेशियम परमैंगनेट के।
सी 2-3 ही डाले और देखना कितना कलर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 10 मिलीलीटर का सॉल्यूशन जो था उसमें से लिया और 90 मिलीलीटर के सॉल्यूशन में डाल दिया। उसके बाद दोबारा 10 मिलीलीटर का सॉल्यूशन लिया, फिर 90 मिलीलीटर में डाल दिया और इसे हमने 5 से 8 बार रिपीट किया। तो हमें देखने को मिलेगा दैट जब हमने इस जो जिसमें कुछ नहीं था उसमें हमने डाला, क्या डाला, पोटेशियम परमैंगनेट, या उसकी जगह हम इंक भी ले सकते हैं। तो हर डाइल्यूशन के बाद जो कलर है वो लाइट हो जाएगा लेकिन फिर भी विजिबल होगा। तो आप देख सकते हो दैट कुछ ही क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के वो कितना वाटर जो है कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे यही चीज लिखी है दैट जो डिवाइड होते रहते हैं टू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, इसलिए हम डिटॉल भी यूज कर सकते थे। तो एक कैरेक्टरिस्टिक तो हमने पढ़ी दैट जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना होता है। कितने छोटे होते हैं, दे आर स्मॉल, दे आर सो स्मॉल लाइक बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। अब हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक होती है मैटर के पार्टिकल्स की। सबसे पहले दैट जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है। जैसा कि हमने एक्टिविटी से देखा मैटर की 3 फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम सॉलिड की बात करें तो मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना, वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं और गैसेस में एकदम फ्रीली मूव करते हैं। तो जब भी कोई चीज डाइल्यूट होती है वो स्पेसेस में चले जाते हैं। और आपने एक चीज नोटिस की, अगर आप सॉलिड को किसी चीज से मिलाओगे तो वो नहीं होगा डाइल्यूट, क्यों, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक होते हैं। तो वो किस स्पेसेस में जाएंगे जब कोई स्पेसेस ही नहीं है, ओके। now particles of matter space between them। तो इधर इन रेफरेंस टू एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 बता रखा है दैट जो पार्टिकल्स थे शुगर के, सॉल्ट के और डेटॉल के या पोटेशियम परमैंगनेट के वो इवनली वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सिमिलरली जब हम टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वन टाइप ऑफ मैटर के, जैसे वाटर को हम वाटर में मिक्स कर देते हैं ना, वो कहाँ पर चले जाते हैं, उनके स्पेसेस में चले जाते हैं। सो दिस शोज दैट जो मैटर होता है उसमें इनफ स्पेस होते हैं कि पार्टिकल्स उसमें चला जाता है। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो कि है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। इसमें आपको 3 एक्टिविटी दे रखी है, बहुत छोटी छोटी नॉर्मल रियल लाइफ बेस्ड एक्टिविटी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक्टिविटी आपको इंसेंस स्टिक होती है अगरबत्ती, आपको अपनी क्लास के या घर के किसी भी कॉर्नर में रख देनी है, ठीक है। जितना पास आप जाओगे आपको उतनी स्मेल अच्छी लगेगी, मतलब आपको उतनी फील होगी, आप सूंघ पाओगे। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे आपको क्या वो होगी, सूंघ पाओगे, आप नहीं सूंघ पाओगे, ठीक है। ऐसी है कि ये वाली एक्टिविटी दे रखी है दैट आपको 2 ग्लास लेने हैं, आप कह सकते हो बीकर ले सकते हो आप, जिसे आपने वाटर से फिल कर दिया, उसमें या तो रेड या ब्लू इंक डालो और एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर, ठीक है। फर्स्ट बीकर में हमने इंक डाल दी, कोई सी भी डाल दो, ठीक है। और दूसरे में हमने क्या डाला, हनी डाला। उसके बाद उसे मिलाना नहीं है, उसे ऐसे ही रहने दो, अनडिस्टर्ब रहने दो। उसके बाद आपको देखने को क्या मिलेगा, ठीक है। वो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है जो हमने फर्स्ट में पढ़ा इस वाली की, वो हमारे डिफ्यूजन का था, वो सब मैं आपको भी समझाऊंगी, ठीक है। इसके बाद है दैट आपको जो है कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट का भी ले सकते हो, और हॉट वाटर में उसे मतलब एक हॉट वाटर का लेना है आपको और एक आपको गर्म पानी का, एक ठंडे पानी का लेना है, ठीक है। उस सॉल्यूशन को हमें मिलाना नहीं है, हमें उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, जिससे वो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। अब हमने एक्टिविटी से क्या पढ़ा अब हम वो समझेंगे। Particles of our matter are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy। मैंने आपको पहले बताया था that molecules के बीच में स्पेस सॉलिड में वाइब्रेट करता है, लिक्विड में क्या होता है, मॉडरेट होता है, और गैस में सबसे ज्यादा होता है। तो वो मूव तो हो ही रहे हैं ना, चाहे वाइब्रेट ही हो रहे हैं, मूव तो हो ही रहे हैं ना। तो देयरफॉर जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो मूव करते जाते हैं, और वो कौन सी एनर्जी पॉजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है पार्टिकल्स भी तेजी से मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाती है। सो बेसिकली अगर हम कहेंगे that kinetic energy is directly proportional to the increase in temperature, या increase in temperature is directly proportional to the kinetic energy। जितना हाई टेम्परेचर उतना ही हाई काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, पोजेस करते हैं एज दे आर कंटिन्यूसली मूविंग।
अब जो हमने 3 एक्टिविटी पढ़ी थी उसमें हमने किसी भी सोल्यूशन को स्टेट नहीं किया था, उस पर हमने सबको अनडिस्टर्ब ही रहने दिया था। सो उसमें हम देखते हैं दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। जो पार्टिकल्स थे वो खुद ही मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, ये आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपने एक पानी से भरा ग्लास लिया, उस पर अगर आप पेन की इंक पे डालो तो आपको कुछ डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही डाइल्यूट हो जाएगा। सो क्यों, कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो उन पार्टिकल्स के स्पेसेस के बीच में चला गया। और जब जो पार्टिकल्स इंटरमिक्स होते हैं दो डिफरेंट टाइप्स के मैटर, जैसे लिक्विड लिक्विड या तो सेम टाइप की या डिफरेंट टाइप्स के, वो क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। जितना हाई टेम्परेचर उतना हाई डिफ्यूजन। गॉट इट? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दोबारा बताए तो इसमें क्या है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर में राइज आते हैं ऐसे ऐसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। उसके बाद इधर बता रखा है दैट जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के आइदर ऑफ द सेम टाइप और डिफरेंट टाइप, वो खुद ही मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, जिस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। एंड जैसे जैसे टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा वैसे वैसे डिफ्यूजन में भी इंक्रीज आएगा। गॉट इट? अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सबसे पहले हो गया दैट उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, दूसरा कंटिन्यूसली मूविंग, तीसरा है दैट पार्टिकल्स मैटर के अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को उस फोर्स से पकड़े रहते हैं। ठीक है, इस पे क्या एक्टिविटी कर रखी है? बेसिकली इन्होंने 4 ग्रुप बना दिए हैं। ठीक है, जो पहला ग्रुप है वो जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है, वैसे इन्हें होल्ड करना है। सेकंड ग्रुप को अपने हैंड से मतलब नॉर्मल हैंड से जोड़ना है। थर्ड ग्रुप को मतलब अपने फिंगर टिप्स को टच करके करना है। और फोर्थ ग्रुप जो था वो उनके बीच में से रन करेगा, उनके बीच में से भागेगा। तो ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे कौन सा ग्रुप इजिली ब्रेक हो जाएगा, जो फिंगर टिप्स वाला होगा। और कौन सा नहीं होएगा, जो कमर से जिसने हेल्ड कर रखा था, है ना। अब दूसरी एक्टिविटी है दैट हमें एक आयरन ले लेना है, मतलब एक कील लेनी है, एक पीस ऑफ चौक लेना है और एक रबर बैंड लेनी है। अब अगर हथौड़ा मार के कट करके या तोड़ के हमें उसे तोड़ने की कोशिश करनी है, तो कौन सा जो है ज्यादा फोर्स से होगा, मतलब कौन से में ज्यादा टाइम लगेगा? आयरन नेल में। ठीक है, क्योंकि आयरन नेल जो है वो इतने फोर्स से बंधा हुआ है। उसके बाद एक रबर बैंड और फिर एक पीस ऑफ चॉक जो सबसे इजी होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है दैट एक कंटेनर में आपको थोड़ा सा पानी लेना है और अपने फिंगर से वाटर को कट करने की कोशिश करनी है। क्या आप कर पाओगे? बेसिकली फालतू एक्टिविटीज में कुछ नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इन तीनों एक्टिविटी का कंक्लूजन। सो हम इससे कंक्लूड करते हैं दैट जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स। दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। और ये जो फोर्स है ये उन पार्टिकल्स को एक साथ रखता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रेंथ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। मतलब सॉलिड में कैसा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है, गैस में कम होता है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैरी करता है मैटर की फॉर्म से। तो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब हम पढ़ेंगे 3 स्टेट ऑफ मैटर जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दैट 3 स्टेट ऑफ मैटर होती है हमारी सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड स्टेट जो सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। सबसे पहले आपको पेन, बुक, नीडल मतलब होती है सुई, एक वुडन स्टिक, आपको ये चीज़ें इकट्ठा करनी है। उसके बाद आपको ये जो हमने सामान लिया है हमें इनकी ड्राइंग बनानी है। स्केच द शेप ऑफ द अबव पार्टिकल्स इन नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। ठीक है, नाउ क्या इनकी डेफिनाइट शेप है, क्या इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, फिक्स्ड वॉल्यूम? तो यस, ये सब है। ठीक है, हम जो ये चीज़ें ली थी हमने, क्या है? सॉलिड है। एंड इस एक्टिविटी से हम कंक्लूड करेंगे दैट उनकी डेफिनाइट शेप होती है, डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। सी, अगर हम देखेंगे एक बेसिकली फॉर एग्जाम्पल ग्लास ले लो, तो ग्लास की एक डेफिनाइट शेप है ना, क्यों? क्योंकि वो सॉलिड में होता है। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्पल्स थे ये सॉलिड के थे। और हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट इनकी डेफिनाइट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, ठीक है, लिमिटेड बाउंड्रीज है, ठीक है, एक्सटेंड नहीं हो रही, ठीक है, और इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम है और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। ऑल्दो कंप्रेसिंग मशीन से कर सकते हैं, लेकिन क्या आप हाथ से कर सकते हो? नो, यू कैन नॉट डू इट। ठीक है,
Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. Now, solid की एक tendency होती है, solid की एक property होती है कि वो अपनी shape को maintain कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्लासों से कंप्रेसिंग मशीन के अंदर रखते हो तो ऑब्वियसली वो टूट जाएगा, लेकिन अगर हम उसे हाथों से करने की कोशिश करें क्या वो टूट जाएगा? नहीं, तो सो दे आर रिजिड. ठीक है, अब इस पे एग्जांपल देखा दैट रबर बैंड. क्या रबर बैंड सॉलिड है? हम कहेंगे यस मैम सॉलिड है. तो फिर इस पे रीजन पूछा है, लेकिन उसकी जो डेफिनेट शेप होती है ना, तो हम उसकी शेप कैसे चेंज कर सकते हैं स्ट्रेच करने पे? दूसरा बोलता है दैट शुगर एंड सॉल्ट, क्या ये सॉलिड है? हम कहेंगे यस सॉलिड है. तो ये कह रहे थे, लेकिन जब हम डिफरेंट डिफरेंट जार्स में रखते हैं तो डिफरेंट शेप ले लेते हैं, लेकिन इसकी तो डेफिनेट शेप होती है. तीसरा दैट स्पॉन्ज. स्पॉन्ज क्या सॉलिड है? हाँ सॉलिड है, लेकिन हम इसे कंप्रेस क्यों कर पाते हैं जब सॉलिड की नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है? तो इसके सारे रीजंस है दैट अगर रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं, है ना, सी अगर रबर बैंड होगी ना तो वो अपनी शेप तभी चेंज करेगी जब उस पर फोर्स लगता है, और वो उसी शेप पे आ जाएगी, वो रिगेन कर लेगी अपना सेम शेप जैसे ही फोर्स रिमूव होएगा. ठीक है, तो अगर एक्सेसिव फोर्स होएगा, अगर बहुत ज्यादा फोर्स लग जाएगा तो वो टूट भी जाएगी. तो सॉलिड्स अपनी डेफिनाइट शेप में रहते हैं अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. ओके, अब हम पढ़ेंगे शुगर वाला. सो देखो जो शेप होती है ना शुगर और सॉल्ट की, हर एक पार्टिकल की वो क्या होती है? फिक्स होती है. ठीक है, अब जिस भी चाहे वो हम उसे अपने हैंड पे रखें चाहे किसी भी जार पे रखें उसकी शेप क्या होगी? फिक्स होगी. नेक्स्ट है स्पॉन्ज में ना छोटे छोटे टाइनी टाइनी होल्स होते हैं जिसमें एयर आके फंस जाती है. जब हम इसे ऐसे प्रेस करते हैं ना तो एयर उसमें आके ट्रैप हो जाती है ना. सो व्हेन वी प्रेस इट, जो एयर होती है वो बाहर आ जाती है. सी स्पॉन्ज के छोटे छोटे होल होते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है, और जब हम उसे प्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकल जाती है. सिंपल, और इसलिए हम इसे कंप्रेस कर पाते हैं. अब हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट, लेकिन सबसे पहले मैं बता देती हूँ सॉलिड स्टेट का. दैट क्या क्या पढ़ा हमने? डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. गॉट इट? इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी क्लोजली पैक्ड होते हैं. मैंने आपको अब क्या बता दी? 6 बता दी करेक्टरिस्टिक सॉलिड स्टेट की. मैं बता रही हूँ डिफरेंशिएट 100% आता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस के, इन्हें अच्छी तरह करके चले जाना, करेक्टरिस्टिक्स करके चले जाना मैटर की. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट्स क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट के एग्जांपल में आपका आइस आ जाता है, लिक्विड स्टेट के एग्जांपल में आपका वाटर आ जाता है. ठीक है, इसमें भी आपको कई सारी चीजें कलेक्ट करनी है, ये वाली एक्टिविटी छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं है. ठीक है, तो लिक्विड्स की ना फिक्स्ड शेप नहीं होती बल्कि फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर को मैं किसी ग्लास में रखती हूँ और इसे फ्रीज कर देती हूँ तो वो उसी ग्लास की शेप ले लेता है. अगर मैं किसी कटोरी में बोल में रखती हूँ तो वो उसी की शेप ले लेता है. सो जो लिक्विड होता है उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती. ठीक है, जिस कंटेनर में हम रखते हैं वो उसी की शेप ले लेता है, लेकिन उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. जितना वाटर मैंने फ्रीज किया था उतना ही वाटर मेरे इक्वल होगा किसके? जो नॉर्मल लिक्विड वाली में था, जो फ्रीज नहीं हुआ था. ठीक है, तो दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. अब जो लिक्विड्स होता है ना वो फ्लो करते हैं. फ्लो मतलब क्या होता है? जैसे आपको देख बहते हैं, है ना, एंड वो अपनी शेप कर सकता है चेंज, तो वो रिजिड तो नहीं है लेकिन उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं. फ्लूइड क्या होती है? एनीथिंग विच कैन फ्लो. ठीक है, नाउ the gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जैसे हमारा वाटर है, उधर एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं तो उधर ऑक्सीजन भी तो चाहिए होती है. तो जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं फॉर जो इंपॉर्टेंट गैसेस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक्वेटिक प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो डिफ्यूज कर जाती है. ठीक है, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उन्हें ब्रीथ करना जरूरी है जिससे उनका सर्वाइवल हो, बिकॉज obviously without oxygen, without gas they cannot, without breathing they cannot survive. तो जो aquatic plants होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? वो अंडर वाटर इसलिए करते हैं क्योंकि वाटर में क्या होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. thus we may conclude that जो सॉलिड लिक्विड और गैस होते हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज कर जाते हैं. ठीक है, जो डिफ्यूजन में
जो डिफ्यूजन का लिक्विड्स में रेट होता है वो सॉलिड से हाई होता है। तो अगर मैं कहूँ सॉलिड्स, लिक्विड और गैस में, तो सॉलिड्स का क्या होता है, लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, और लिक्विड का मॉडरेट रेट ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन सॉलिड से हाई होता है। This is due to the fact that in liquid state particles freely move करते हैं और उनके पास greater space होता है। तो liquid समझ में आ गई, no fixed shape, they take the shape in the of the container in which they are kept, and fixed volume होती है, they can flow, ठीक है। उसका जो डिफ्यूजन होता है वो मॉडरेट होता है, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि सॉलिड से क्या होता है, कम होता है। एंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एज कंपेयर टू सॉलिड। अब हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या आ जाता है हमारा, वाटर वेपर, ठीक है। तो इधर ये छोड़ दो, आप ये एक्टिविटी देखते हैं। इधर बेसिकली इन्होंने सिरिंज ली है, ठीक है, ये सुई होती है, ठीक है। आपको ऐसी 300 मिलीलीटर की सिरिंज लेनी है, और उनका जो नोजल है, आप देख सकते हो नोजल को हमने, ये जो नोजल है उसे रबर बॉक्स से हमने एकदम बंद कर दिया है, ठीक है। अब उस जो पिस्टन है, देख सकते हो आप, ये पिस्टन हमने उसे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया फ्रॉम ऑल दी सिरिंजेस, लेकिन हमने एक सिरिंज से नहीं किया, है ना। अब हमने जो वाटर है सेकंड में भरा और पीसेस ऑफ चॉक इन द थर्ड, ठीक है। उसके बाद पिस्टन हम दोबारा डाला, ठीक है। उसके बाद नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मतलब कंप्रेस फॉर एग्जांपल, अगर आपने इसका एक सिंपल सी एक एक्टिविटी बताती हूँ, थोड़ा ना दे रखा है साइंटिफिक। देखो हमने क्या किया, एक वो ली, इंजेक्शन लिया, ठीक है, उसे रबर कॉक से सील कर दिया, ठीक है। हमने 3 पिस्टन ली थी, 3 पिस्टन में से 2 में हमने, एक में चॉक डाला था, एक में वाटर डाला था, और एक में कुछ नहीं डाला था। तो ऑब्वियसली जब हम पिस्टन को प्रेस करेंगे, है ना, फिगर देखो जिससे आप समझ में, इस पिस्टन को प्रेस करेंगे तो सबसे इजी कौन सा होएगा, हमारे गैस का। गैस में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, प्रेशर ही नहीं लगाना पड़ेगा। और उसके बाद कौन सा होगा हमारा, चौक का, और उसके बाद हमारा, नहीं, वाटर का, उसके बाद हमारा होगा चौक का। तो इससे हम कह सकते हैं दैट जो हमारी गैसेस होती हैं उनकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। सो वी हैज ऑब्जर्व दैट गैसेस जो होते हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड, ठीक है। तो हाई कंप्रेसिबिलिटी में हमारी जो हाई होता है कंप्रेसिबिलिटी, वो गैसेस का होता है। हमारा जो लिक्विड होता है उसका लो कंप्रेसिबिलिटी होता है, लो कंप्रेसिबिलिटी होता है। और हमारे सॉलिड्स का लो कंप्रेसिबिलिटी होता है, लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी होता है। अब वो एलपीजी सिलेंडर्स, एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हम एलपीजी के सिलेंडर्स यूज़ करते हैं ना अपने घर में, किसके लिए, खाना बनाने के लिए, या हमें जैसे आप पता है ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आते हैं। सो द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इज कंप्रेस्ड गैस, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो कि सीएनजी, वो आजकल एज ए फ्यूल यूज़ होती है व्हीकल्स में, ठीक है। और जस्ट बिकॉज उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, तो स्मॉल ही सिलेंडर में जो लार्ज वॉल्यूम है गैस की, वो स्टोर की जा सकती है और इजीली ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, ठीक है। नाउ वी कम टू नो और व्हाट is being cooked in the kitchen without even entering there by the small that reaches our nostrils। अच्छा, आप खुद इमेजिन करो, जैसे आपकी मम्मी किचन में पिज़्ज़ा बना रही है, ठीक है, या मैगी बना रही है, आप अपने रूम में बैठे हो, क्या आपको खुशबू नहीं आएगी? ऑब्वियसली हमें खुशबू आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उस खाने के, जो फॉर एग्जांपल मैगी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, जो कि किचन में स्प्रेड हो जाते हैं और हमारे तक जब हम दूर होते हैं तब भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा दैट अगर कोई ठंडी चीज़ है ना, उसके नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि जब ये इंटरमिक्स का प्रोसेस होता है, क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन कब होता है? जब टेम्परेचर में इंक्रीज आता है। तो देयरफॉर जब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे मैगी गैस पे कुक हो रही है, तो हमें दूर बैठे बैठे खुशबू आ जाती है। The smell of the hot cooked food reaches us in seconds. Compare with this rate of diffusion of solids and liquid, and due to the high speed of particles and large space between them, gases जो होती है वो प्रॉपर्टी शो करती है डिफ्यूजन की वेरी फास्ट। तो हाई डिफ्यूजन हमारा गैस में होता है, ओके। Now in the gaseous state the particles move about randomly at a high speed। अगर आपको देखने को मिलेगा ये मॉलिक्यूल्स का सॉलिड में क्लोजली पैक्ड, लिक्विड में थोड़े दूर, और गैसेस में एकदम फ्रीली मूव करते हैं और हाई स्पीड पे एकदम करते हैं।
तो अब जस्ट बिकॉज उनकी मूवमेंट एकदम तेजी वाली होती है, रैंडम मूवमेंट होती है, तो ये जो पार्टिकल्स है ना ये ऐसे हिट करते हैं जो वॉल या कंटेनर की, उसे हिट करते हैं। एंड the pressure exerted by the gas is because of the force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container। इधर कहा गया है that जो प्रेशर है जो कौन एक्सर्ट कर रहे हैं, गैस एक्सर्ट कर रहे हैं। the pressure exerted by the gas वो किसकी वजह से है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप देख लेना। सिंपल आपको सिर्फ ये बताया गया है कि कैसे जो टेम्परेचर होता है वो मूव करता है फ्रीली हाई स्पीड पे। सिंपल है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो आपको गैसियस स्टेट समझ में आ गई है। जो गैसियस स्टेट होता है उसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, हाई डिफ्यूजन होता है और लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। पार्टिकल्स होता है दे आर सो फार अवे। ठीक है, और बस इनकी नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, अब हम आ जाते हैं क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सो यस, मैटर तो हमारी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर जो कि एक लिक्विड था, अगर हम उसे जमा दें, उसे हम फ्रीज कर दें, तो वो आइस में बन जाएगा जो कि सॉलिड हो जाएगा। और अगर वही दूसरी तरफ हम उसे गर्म कर दें तो उसमें भापें आने लग जाएगा, वाटर वेपर हो गया, वो गैस हो गया। तो क्या मैटर चेंज कर सकते हैं स्टेट? यस, मैटर कैन चेंज इट स्टेट। So solid as ice, liquid as the family of water and gas as water vapor। अब देखो दो तरीके से होता है। एक तो हमने सिंपली टेम्परेचर को करके किया, टेम्परेचर को करके किया ना हमने, या तो वो कर दिया टेम्परेचर लो करके उसे फ्रीज कर दिया, या टेम्परेचर हाई करके उसे गर्म कर दिया। तो सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले आपको एक बीकर लेना है, उसमें अप्रॉक्स 150 ग्राम ऑफ आइस लेनी है, और एक देख सकते हो आप थर्मोमीटर, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर लगा देना है, जिससे जो बल्ब है, सी आपको एक बल्ब देखने को मिल रहा होगा, वो किसमें जो बल्ब है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का, वो आइस के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अब हमने जो बीकर है उसे लो फ्लेम पे हीट करना स्टार्ट किया। जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट हुई, हमें उसका टेम्परेचर नोट डाउन करना था। जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब बेसिकली इसमें कुछ कह नहीं रखा, इधर से आ जाते हैं। सो जैसे जैसे सॉलिड का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज होती है। आई डोंट थिंक इसमें आपको डाउट होगा, मैं आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। काइनेटिक एनर्जी में आ गया इंक्रीज, पार्टिकल्स तेजी से मूव करेंगे, ग्रेटर स्पीड से मूव करेंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, तुम्हें बहुत ज़रूरी है। देखो ये हमारा था बीकर, ठीक है, इधर हमारा था आइस, छोटू छोटू सा आइस बनाती हूँ। ये हमारा आ गया गैस, मैं थोड़ा नीचे बनाती हूँ इसे। ठीक है, गैस से क्या हीट आएगी, ऑब्वियसली हीट तो आएगी। तो वो जो हीट है वो किस में यूज हो जाएगी, जो आइस को स्टेट है, मतलब आइस की स्टेट ऑफ वाटर, आइस की जो स्टेट है, आइस किस में चेंज होगी, वाटर में। जब हम उसे गर्म करेंगे तो आइस की जो स्टेट है वो वाटर में चेंज होगी। तो इसका जो हीट सप्लाई हो रही थी वो ओवरकम, मतलब यूज हो जाएगी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स को ओवरकम करने में जो बीच के फोर्स का ऑफ अट्रैक्शन है। समझ में आया? तो देखो अब जब हम उसे हीट कर रहे थे, हम उसे क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, तो जो हीट सप्लाई हो रही थी वो यूज हो जाएगी इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। The particles leave their fixed position and start moving more freely। ठीक है, क्योंकि स्टेज इज रीच्ड व्हेन सॉलिड मेल्ट, से कि समझ में आ गया दैट अब हम एक स्टेज पे पहुंचेंगे जहाँ जो सॉलिड है दैट इज आइस, वो लिक्विड मतलब वाटर में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बेसिकली एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये ध्यान रखना, मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हमारा आइस का जो है 273.15 की होता है। यूजुअली अब हम इसे 273 से ही डेनोट करते हैं, 15 लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जब हमारा सॉलिड स्टेट लिक्विड में होता है उसे हम फ्यूजन कहते हैं, या आप मेल्टिंग भी कह सकते हो। तो जब हमारा आइस वाटर में चेंज होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। अब ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, ये भी उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है।
when a solid melts its temperature remains the same. So where does the heat energy go? So heat energy कहाँ पर चली जाती है? वही वाला जो मैंने आपको समझाया, the heat energy is used up in overcoming the force of attraction between the particles. So you must have observed during the experiment of melting that the temperature of system does not change after the melting point is reached. उस activity से हमने यही conclude किया था. This happens even though we heat the beaker, that is we continue to supply heat. जो heat है वो कहाँ पर चली जाएगी? It is used in overcoming this state by overcoming the force of attraction between the particle. And जैसे जैसे जो heat energy है वो eyes observe करती रहेगी without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent of heat. हमने इधर भी concept पढ़ा था that जो हीट है टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो हीट है वो जो स्टेट ऑफ मैटर है उसे चेंज करने में यूज हो जाएगी. ठीक है, तो ये कहते हैं दैट जो हीट एनर्जी वो ऑब्जर्व हो गई, आइज ने ऑब्जर्व कर ली विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर. तो कहते हैं दैट वो जो बीकर का कंटेंट है जो कि आइस उधर वो छुप गई है, और इसलिए हम इसे लेटेंट हीट कहते हैं. लेटेंट का मतलब होता है हिडन, मतलब छुपना. सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वो अमाउंट किसकी? हीट एनर्जी की, जो कि चाहिए होती है, विच इज रिक्वायर्ड to change 1 kilo of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. Fusion क्या होता है? Change of solid into liquid. और जब 1 किलो जो जितनी हीट एनर्जी चाहिए होती है टू चेंज 1 किलो ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 के, अगर हम 273 के केल्विन देखेंगे ना, उसे अगर हम चेंज करेंगे सेल्सियस पे तो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ही आएगा. ठीक है, सो जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर. इसका इन्होंने रीजन दे रखा है, वो देख लेते हैं. that when we supply heat energy to water, जब हमने वाटर में एनर्जी जो थी वो सप्लाई की, तो पार्टिकल्स और तेज मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे और गैस में पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं. सो एट ए सर्टेन टेम्परेचर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब पार्टिकल्स के पास इनफ एनर्जी होगी कि वो उनके जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तोड़ पाए और जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाए. So at this temperature the liquid starts changing into gas, and the temperature, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होना स्टार्ट होता है, उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. तो ये बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. बॉइलिंग बल्क फेनोमेना मतलब ज्यादा उसमें अमाउंट में होता है. ठीक है, now particles from the bulk of the liquid gain energy to change into vapor state. अब for water the temperature is 373 K Kelvin. अब ये बेसिकली चेंज करने का फॉर्मूला बता रखा है, इसका मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता देती हूँ. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, चेंज करने के लिए आता है इसलिए मैं आप बता रही हूँ. केल्विन के है इज इक्वल्स टू 273 प्लस सी. तो केल्विन का फॉर्मूला जो था वो हमारा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, जो हमारा केल्विन था शेल वो था हमारा जस्ट अ मिनट, ओके हाँ. सो फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 के. 373 के हमने 373 के इधर लिखा, माइनस 273 इज इक्वल टू सेल्सियस 100 डिग्री आ गया. ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, now can you define the latent heat of vaporization? Latent heat of fusion क्या होता है? The amount of heat energy required to change 1 kilo of solid into liquid. और latent heat of vaporization क्या होता है? Simple, the amount of heat energy which is required to burn 1 kilo of water into liquid. So water particles in steam, that is water vapor at 100 degree Celsius at the same temperature. Okay, तो इधर भी वही है latent heat of vaporization जो मैंने आपको बता ही दिया. इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. अभी एक्टिविटी है जिससे आपको बाकी सब क्लियर हो जाएगा. बेसिकली कैम्फर हमारा वो होता है, उसे हम हिंदी में बोलते हैं कपूर.
ठीक है, हमने कपूर लिया, ठीक है, उसे ऐसे हाथ से पीस नहीं देते थोड़ा थोड़ा, और ये चाइना डिश, ये जो बीकर सा होता है इसे हम चाइना डिश कहते हैं, इधर हमने डाला, और एक इन्वर्टेड फनल देख सकते हो आप उसमें रख दिया है। अब हमने कॉटन लिया और इधर रख दिया, ठीक है। ना हो इधर कहते हैं दैट उसे हमने स्लोली हीट किया, तो हमें देखने को मिलेगा इन चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। कैम्फर सॉलिड स्टेट में था, वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो जब जो स्टेट में चेंज आता है डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, जब लिक्विड में भी चेंज नहीं होता सीधा गैस में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और जब गैस टू सॉलिड जाता है वाइस वर्सा, तो उसे हम कहते हैं डेपोजिशन। तो ये मैं आपको बताई थी दैट जब हमारा सॉलिड टू लिक्विड होता है उसे हम मेल्टिंग कहते हैं या सिंपल फ्यूजन कहते हैं, जब लिक्विड टू गैस होता है उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, जब हमारा गैस टू सॉलिड होता है उसे डेपोजिशन कहते हैं, ठीक है। जब हमारा सॉलिड टू गैस होता है उसे हम वो कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सॉलिड टू गैस को सब्लिमेशन कहते हैं। जब हमारा सॉलिड टू लिक्विड होता है, जब वो जम जाते हैं उसे हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, और लिक्विड टू गैस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। चार्ट आपको दे भी रखा है, ठीक है। फ्यूजन की जगह आप मेल्टिंग लिख सकते हो, लेकिन ये साइंटिफिक टर्म है, और इधर वेपोराइजेशन की जगह आप इवेपोरेशन भी लिख सकते हो, इट मींस सेम। अब हमने टेम्परेचर का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रेशर के चेंज, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स। जो वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर उनके बीच में डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस है। नाउ व्हाट विल हैपन अगर हम when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder, पावर बनती है तो कुछ है, ओके। तो जब हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, तो इससे हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। नो, कभी हमने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब CO2 को सॉलिड फॉर्म आ जाती है, जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं, उसे हाई प्रेशर के अंडर रखा जाता है। ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में जब हम डिक्रीज करते हैं ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर और टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट, इसे हम ड्राई आइस कहते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. प्रेशर में आपको सिर्फ ये वाला पैरा ही ध्यान रखना है, बाकी आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इवेपोरेशन पे। इवेपोरेशन क्या होता है, जब हमारा लिक्विड टू गैस होता है। लिक्विड टू गैस के प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन या इवेपोराइजेशन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। अगर आपको मैटर की स्टेट चेंज करनी है तो क्या हमेशा हीट ही चाहिए होगी, मतलब टेम्परेचर ही चाहिए होगा या प्रेशर ही चाहिए होगा। ना, क्या आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स बता सकते हो जिसमें जो हमारे लिक्विड से वाटर वेपर में बदलता है, ठीक है, विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। इसका एग्जांपल है अगर नॉर्मल सरफेस पे वाटर पड़ा है, ठीक है, वाटर पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, ठीक है, आप देखोगे कुछ टाइम बाद वो खुद ही डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर वेपर बन जाता है। वेट क्लोथ ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाते हैं। अब इसका रीजन बताया गया है। वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, हमेशा मूव करते हैं, चाहे वो सॉलिड की भी क्यों ना, वो वाइब्रेट करते हैं और वो कभी भी रेस्ट में नहीं होते। सो एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी वो डिफर करती है। सॉलिड में कितनी काइनेटिक एनर्जी हो रही है, सॉलिड में हमारी लीस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, लिक्विड में लो काइनेटिक, और सबसे ज्यादा किस में होती है, हमारी गैस में होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी की अमाउंट होती है वो भी डिफर करती है विद द स्टेट ऑफ मैटर। सो इन द केस ऑफ लिक्विड्स a small fraction of particles at the surface have higher kinetic energy which is able to break from the force of attraction of other particles and get converted into vapor। तो इस केस में एक छोटू सा फ्रैक्शन किसका, पार्टिकल्स का, उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छोड़ देते हैं, जिसके वजह से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब ये फेनोमेना होता है, जब लिक्विड वेपर में चेंज होता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। गॉट इट? जस्ट ओके।
अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। इसकी एक्टिविटी नहीं करवा रही हूँ, सीधा इधर आ जाते हैं। तो देखो कई सारे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे जब सरफेस एरिया में इंक्रीज आता है, आपने देखा होगा, अगर ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। अगर आपने फ्लोर पे एक तरफ वाटर गिरा उसे फैला दिया, ठीक है, लार्ज सरफेस पे डाला, और एक तरफ आपने वाटर को कम सरफेस पे डाला, तो सबसे जल्दी उसको कौन सा सूखेगा, जो हमने ज्यादा फैला फैला के डाला होगा। और इसका एक एग्जांपल ये भी है दैट आपकी मम्मी जब कपड़े सुखाने को कहती है तो कहती है ना खोल खोल के सुखाओ, जिससे वो जल्दी सूख जाए। सो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन सरफेस एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में इंक्रीज आता है तो ज्यादा पार्टिकल्स जो है काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ देते हैं। सो एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इसका एग्जाम्पल आता है, ठीक है। अब है ह्यूमिडिटी में जब डिक्रीज आता है, ह्यूमिडिटी होता है कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है। सो द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर में वो लिमिटेड वाटर वेपर ही वो कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ओवर नहीं कर सकता। तो अगर जो अमाउंट है वाटर का इन द एयर इट इज ऑलरेडी हाई, ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी ऑलरेडी हाई है तो रेट जो है इवेपोरेशन का डिक्रीज हो जाता है, तो इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, सिंपल है दैट हमारे जो क्लोथ्स है वो जल्दी सूखते हैं जब एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है, हवाएं चल रही होती है। तो ये जो फैक्टर है ये भी इवेपोरेशन को इन्फ्लुएंस करता है। The last topic of this chapter, that is how does evaporation cause cooling। evaporation ठंडक कैसे करता है ये बड़ा नया सा टॉपिक लग रहा है, ये मैं आप बताती हूँ। देखो इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, ठीक है। अगर हमने एक वेसल लिया उसमें पानी लिया तो लिक्विड इवेपोरेट करते रहेगा सरफेस के वजह से। अब जो पार्टिकल्स है ना लिक्विड के, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, जिससे जो इवेपोरेशन में उन्होंने एनर्जी खो दिया वो नहीं रीगेन कर लें। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा है, मैं इस वीडियो को दोबारा दोबारा देखना है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। हमने एक वेसल लिया, उसे खुला छोड़ दिया, लिक्विड इवेपोरेट होता रहेगा। अब जो पार्टिकल्स है ना लिक्विड के, वो अपने जो सराउंडिंग्स है उधर से एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे, जिससे जो इवेपोरेशन में वो एनर्जी खो चुकी है वो उन्हें क्या कर दे, रिगेन कर ले। तो ये जो ऑब्जॉर्प्शन होती है एनर्जी की फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, इससे हमारी जो सराउंडिंग्स होती है वो ठंडी होती है। सो बेसिकली ये हमारा बीकर था, जस्ट अ मिनट, ये हमारा बीकर था, ठीक है। इधर हमारा पानी था, जो लिक्विड है वो इवेपोरेट कर रहा है, सॉरी मतलब लिक्विड जो है वो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जिससे जो एनर्जी उसने इवेपोरेशन करते हुए खोई थी वो उसे रीगेन कर ले, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन और नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पान, तो क्या होता है, आपको ठंडे ठंडे लगता है, क्यों, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी को गेन कर लेते हैं, और क्योंकि जिससे जो इवेपोरेशन में एनर्जी कोई थी वो वापस आ जाए, तो इससे ठंडा ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो आफ्टर ए हॉट सनी डे, कुछ लोग होते हैं जब ऐसे बहुत गर्मी होती है तो वो क्या करते हैं, ऐसे वाटर स्प्रिंकल कर देते हैं ऑन दी रूफ, या जैसे वो उधर लेटे हुए बेड पे उधर स्प्रिंकल कर देते हैं, क्यों, क्योंकि लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जब हमारा वाटर टू गैस होता है तो जो लार्ज लेटेंट हीट होती है वेपोराइजेशन ऑफ वाटर वो हेल्प करती है, जिससे हॉट सरफेस कूल हो जाता है। इसमें बोला जाए क्या आप और एग्जांपल ढूंढ सकते हो, जैसे वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, ठीक है। आप ये जो एक्स्ट्रा नॉइज है प्लीज इसे इग्नोर करना, ठीक है। Now during summer we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool। हम समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि गर्मियों में हम ज्यादा स्वेट क्या करते हैं, ज्यादा स्वेट करते हैं, है ना, ज्यादा पसीने आते हैं। So we know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings or body and change into vapor। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। Now the heat energy which is equal to the latent heat of vaporization is observed from the body, leaving the body cool
Now, cotton, being a good observer of water, helps in observing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. Simple है, समर में हम ज़्यादा स्वेट करते हैं और हमारे बॉडी के सरफेस पे क्या है, पानी है, तो वो ऑब्वियसली इवेपोरेट कर जाएगा. एंड जस्ट बिकॉज कॉटन वाटर का गुड ऑब्जर्वर होता है, तो इसलिए हमारा स्वेट जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है. सिंपल सिंपल रीज़न है ये. ठीक है ना. अब अगर हम देखेंगे कोई भी ठंडा पानी होता है, उस पर ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं आती, क्यों आती है? तो देखो, जो वाटर वेपर होता है, दी वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होता है, वो किसके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं? तो ठंडा ग्लास ऑफ वाटर होता है, जिससे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे हम वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हैं. ठीक है, तो यही हमारा रीजन है. इधर ही हमारा चैप्टर खत्म होता है, कंप्लीट होता है. अगर आपको कोई पॉइंट समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना. मैं आपके डाउट्स की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जहां मैं आपको ये और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी. फिक्र मत करो, अभी मैंने एनसीईआरटी से लाइन वाइज लाइन समझाया, मैं भी नोट से भी वन शॉट वाली बताऊंगी. तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.